हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी PYQs की सीरीज़ में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। PYQs के सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं GPSC क्लास 1-2 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी 7/1/24 को, उसका पेपर 2। दोस्तों, हम PYQs के क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करते हैं कि उन क्वेश्चन में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि बेहद उस कॉन्सेप्ट पे जब दोबारा कभी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील कर सकें। जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें मित्रों। सो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करें उसके पहले 2024 के कुछ दिन, हाँ, गिने चुने दिन बचे हुए हैं। बहुत ही जल्द 2024 ये जो साल है वो ख़त्म हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहा हो। आप सभी के पास बहुत अच्छी और ऑफ कोर्स ज़िंदगी है तो कुछ बुरी भी यादें होगी, कहीं ऐसी चीज़ें भी होगी जहाँ पे आपको अफसोस होगा, कहीं आपने गलतियाँ भी करी होगी, तो कहीं ऐसे भी बनाव बने होंगे जहाँ पे आप अपने आप को शाबाशी देना चाहेंगे। आपने जो डिसीजन लिए, जो आपको बहुत आगे लेकर के आए, आपकी फैमिली को आगे लेकर के आए। यहाँ भी 2024 का अंत हो रहा है। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो। बट इन सब के साथ मैं कहना चाहूँगी, ये सिर्फ एक नंबर है दोस्तों। ये जो यादें बनाई है ना आपने, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहे हो या फिर कहीं जो डाउन मोमेंट रहे हो, ये सारी ही आपके सफ़र की यादें हैं। अच्छे बुरे हर पल मिल करके आपकी यादों को कारवा बनाते हैं, और जो जो आपकी ज़िंदगी के सफ़र को बहुत ही खुशनुमा बनाते हैं। तो किसी भी यादों से अपनी फीलिंग को एकदम स्ट्रॉन्ग मोड़ के मत रहिए, फ्लो करते रहिए वाटर की तरह, एकदम आगे निर्मल मन के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिवनेस फैलाते रहिए, हर जगह बेहतरीन अच्छा ढूंढने की कोशिश करते रहिए। याद रखिएगा, सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो सकती है, कोई और व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं हो सकता है, पर आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, आप उस सिचुएशन को किस नज़रिए से देखेंगे, ये बिल्कुल आपके हाथ में होगा। तो जो आपके हाथ में हो ना दोस्तों, सिर्फ उसे बदलने का प्रयास करें। 2024 से बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी होगी, बहुत अच्छी यादें बनाई होगी, एंड आई एम वेरी श्योर इन सभी चीज़ों में आपने ये जाना होगा कि किस तरीके से आपका हेल्थ आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपकी फैमिली, आपके रिश्ते, आपके मित्रगण जब वो आपके आसपास होते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता होगा आपको। एंड आपका सबसे ज़रूरी चीज़ आपका करियर है ना दोस्तों, जिसके लिए आप इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आशा करती हूँ 2024 में जैसे ही इन सभी चीज़ों का साथ बना रहा है, 2025 में एक और लेवल ऊपर लेकर के जाएं और हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, जिस बेस पे ये साथ टिका हुआ है, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। हमारे PYQs की सीरीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। हम आ पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल DNA विद। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, एंडोन्यूक्लियस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम PYQs को सिर्फ डिस्कस नहीं करते, सिर्फ आंसर जान करके छोड़ नहीं देते हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा डिटेल में जा करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं। सो यहाँ पे बैक्टीरिया, इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक कैटेगरी। दोस्तों, हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 तक सेल
सेल के डिवीजन, उनके ऑर्गेनल्स के फंक्शन, ये सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए आए हैं। वही चीज़ों को आपको अच्छे से रिविज़न कर लेना है उठा करके। प्रोकैरियोटिक, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके दूसरे कौन से कैटेगरी के सेल होते हैं। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आ जाते हैं। सो बैक्टीरिया, देयर साइज रेंजेस बिटवीन 1 and 10 माइक्रोमीटर। दे reproduce by a process called binary fission. Bacteria are known to be the earliest form of a life to ever exist on Earth. They obtain necessary nutrients by decomposition of waste, photosynthesis, or chemical breakdown of compounds. Question number 142. The first transgenic plant produced was. यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट हो जाता है बी, दैट इज टबैको। जान लेते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। These are those plants that have been modified through genetic engineering technique. These crops have had specific gene inserted into their DNA to give them new characteristics. तो आप क्या कोशिश कर रहे हो, कोई एक प्लांट है उसके अंदर कोई आप नया कैरेक्टरिस्टिक ऐड करना चाहते हो जिससे वो अपने को किसी चीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले या फिर क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो जाए। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्लांट में ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जहाँ से भी ऐड करना चाहते हो उसके जीन को आप निकाल करके उस प्लांट में ऐड कर दोगे, राइट। सो यही चीज़ की जा रही है। दिस क्रॉप्स हैव हैड स्पेसिफिक जीन इंसर्टेड इनटू देयर डीएनए टू गिव देम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट दैट आर नॉट नेचुरली फाउंड इन दिस स्पीसीज थ्रू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जब जीन ट्रांसफ़र कर दी जाती है उसके बाद जो हमें मिलता है ट्रांसजेनिक क्रॉप, उसके बारे में बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, ये दो टर्म्स को बड़ा ही इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, बट हालांकि ज़रा स्लाइट सा डिफरेंस है दोस्तों। ऑल्दो बोथ हैव अल्टर्ड जीनोम्स, अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज a GMO containing a DNA sequence or a gene from different species। जबकि जब हम GMO की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ एन एनिमल, प्लांट और माइक्रोब whose DNA has been altered using genetic engineering technique। इन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि कौन से ट्रांसजेनिक क्रॉप अलाउड हैं, सो इन इंडिया ओनली कॉटन। हाँ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि इंडिया के अंदर कौन सा क्रॉप है जो कि कॉमर्शियली कल्टिवेट करने दिया जाता है, जीएम क्रॉप कौन सा है। सो इट इज़ कॉटन। द रेगुलेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डू नोट इन योर नोट्स। रेगुलेशन जो जीएमओ है और उनके प्रोडक्ट से लेकर के है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट 1986 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज ऑथोराइज टू रिव्यू, मॉनिटर एंड अप्रूव ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, यूज़ और सेल ऑफ जीएमओ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन है, किसके तहत आता है जीएमओ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। देख लीजिए कितने अच्छे लेवल तक हम जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को रिजल्ट लेकर के आना है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर 143, एक्सेशन एंड इंसर्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाता है बी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं जो भी हम क्वेश्चंस आगे बढ़ते जा रहे हैं इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा है। समझेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट आर एबल टू मूव डिजायरेबल जीन फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल टू अनदर। सो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो टेक्निक है जिसके द्वारा एक प्लांट के अंदर से उसके डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए वो जीन को निकाल करके दूसरे प्लांट के अंदर डाला जाता है। जो हमने अभी आगे पढ़ा, हमने पढ़ा कि जीएम क्रॉप किसे कहते हैं, तो भाई जिसके अंदर डाल दिया गया दूसरी जगह से निकाल करके उसे जीएम क्रॉप कह देते हैं, और जिस टेक्निक से डाला गया उसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। In essence, genetic engineering is a technology wherein a specific gene can be selected and implanted in a recipient organism. The process of genetic engineering involves splicing an area of chromosome, a gene that controls a certain characteristics of the body. Question number 144. The concept of SSNM in rice was developed in cooperation with researcher across। कहाँ की रिसर्च से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, दैट इज सी, एशिया। सो
SSNM का फुल फॉर्म हो जाता है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये एक प्लांट बेस्ड अप्रोच है जो कि फार्मर्स की हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने के लिए। कुछ इस तरीके से आप न्यूट्रिएंट अप्लाई कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमल रिजल्ट देखने के लिए। देखिए, अप्लाई न्यूट्रिएंट टू देयर क्रॉप इन अ वे दैट optimal for crops need and the field's condition. SSNM was developed by International Rice Research Institute in partnership with organizations across Asia. The concept is based on scientific principles that were developed through years of research on the farm in Asia. Question number 145. The word nano came from, करेक्ट आंसर हो जाता है ए, ग्रीक वर्ड है ये। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे दोस्तों। नैनो टेक्नोलॉजी रिफर्स टू ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डिवोटेड टू डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड डिवाइसेस एंड सिस्टम बाय मैन्युपुलेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल एट नैनो स्केल। जब नैनो स्केल पे जाकर के बात होती है तो नैनो टेक्नोलॉजी आता है। हैविंग वन और मोर डिमेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 नैनोमीटर्स। नैनो मटीरियल्स आर मेजरली क्लासिफाइड बाय देयर, सो नैनो मटेरियल उनका क्लासिफिकेशन किया गया है ओरिजिन, डायमेंशनलिटी एंड कंपोजिशन के बेस पे। अगर हम ओरिजिन देखने जाएं तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से मिल जाते हैं। नेचुरल नैनो मटेरियल्स दैट अकर नेचुरली सच एज दोज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट और इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आर्टिफिशियल बात करें तो नैनो मटेरियल दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन टू हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। सो ये जो ओरिजिन के ऊपर से ना यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बना था और बच्चों को काफ़ी टफ लग रहा था क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि नैनो जो मटेरियल है सिर्फ मेन मेड पाए जाते हैं। वहाँ इतने एक्सट्रीम सेंटेंस अगर आपको एग्जैक्टली ना पता हो तो गलत भी करके आ सकते हैं आप। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ लोकेशन बाय वन और मोर एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अ बेस लेयर इज कॉल्ड डी, जी कोड। सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जी कोडिंग कन्वर्ट्स एन एड्रेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोकेशन इनटू जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। सेकंड, जियो रेफरेंसिंग किसे कहते हैं? सो जियो रेफरेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग द internal coordinate system of digital map or aerial photo to known earth coordinate system. This allow user to determine the exact location of any point on the map or image on the earth's surface. GIS के बारे में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, a computer based tool that help user analyze and अंडरस्टैंड द स्पैटियल डेटा। अगर जियोइड के बारे में बात करें तो ये एक शेप भी है जो अर्थ का शेप कहा जाता है। सो इट इज़ एन इमेजनरी वेवी सरफेस दैट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ्स ओशियन एंड लैंड masses when influenced only by gravity and rotation. It's used as a reference surface for measuring the elevation of geographical features. सो होप चारों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 147, अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर कैरिंग एन इंजन, वेपन और अदर लॉड इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन है ए, पाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 148, द ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है वो एग्रोबैक्टीरियम, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। सो ये बेसिकली इट इज़ अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। इट इज़ यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन हायर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए जिसे टीडीएनए कहा जाता है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर एंड direct this tumor cell to produce chemicals required by the pathogen. So basically this bacterium is a soil bacterium that has ability to infect plant cell and transfer a defined sequence of their DNA to plant cell by infection and causative agent of crown gall disease. क्वेश्चन नंबर 149 पे आप पहुँचे हैं दोस्तों। व्हाट इज़ अदर नेम फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़? सो इन्फेक्शियस डिजीज़ का दूसरा नाम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है। हर डिसीज़ जो दिए गए हैं ऑप्शन में उसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्रॉनिक डिजीज़ भी होते हैं, टेंड टू बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड आर अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ है वो क्या हो जाता है। सो सम डिसीज़ लास्ट for only very short period of time and these are called acute disease. We all know from experience that the common cold last only for a few disease. ठीक है, जो कुछ दिन के लिए बीमारी होती है उसे acute disease कहा जाता है। सर्दी खांसी वगैरह हो गई वो।
पर जब कोई बीमारी लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए या फिर लाइफ टाइम के लिए हो जाए तो उसे कहा जाता है क्रॉनिक डिसीज। एन एग्जाम्पल इज द इन्फेक्शन कॉजिंग एलिफेंटिसिस विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो यही बात की जा रही है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं ना, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, बट वो क्रॉनिक हो सकते हैं, उनका ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है। द मेन टाइप ऑफ एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड डायबिटीज़। कम्युनिकेबल डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड communicable disease. Example of such diseases include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. हेरिडिटरी डिजीज़ के बारे में बात करें तो वो डिजीज़ जो एक पेरेंट्स से अपने बच्चों को ऑफस्प्रिंग्स पास होते जाता है उसे कहा जाता है हेरिडिटरी डिजीज़ आर जेनेटिक डिजीज़ दैट कैन बी पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 150 पे। द करंट रेट ऑफ डिजीज आर इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग स्पीड एंड मोस्ट आर क्लोजली लिंक्ड विथ व्हाट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कार्सिनोजेनिक। यहाँ पे हम समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो कार्सिनोजेन है वो है क्या, वो टर्म क्या डिनोट करता है। सो हियर द टर्म कार्सिनोजेन डिनोट्स अ केमिकल सब्सटेंस और मिक्सर ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच में इंड्यूस कैंसर और इंक्रीज इट्स इंसिडेंस। These carcinogenic substances are capable of inflicting damage to the genome or disrupting the cellular metabolic process। और अगर वो हमारी जो सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करता है सो इट माइट लीड टू ग्रोथ ऑफ मैनी सेल। ठीक है। While many radioactive substances are classified as carcinogenic, it's the radiation they emit that's carcinogenic। बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कार्सिनोजेनिक कहा जाता है, बट जो चीज़ें वो एमिट होते हैं उसकी वजह से उनको ऐसा कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंस इंक्लूड अल्ट्रावायलेट रेज एंड बेटा पार्टिकल्स। बहुत सारे ऐसे नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी हैं जो नॉन रेडियो एक्टिव होने के बावजूद भी कार्सिनोजेनिक होते हैं, सच एज अल्कोहल, प्रोसेस्ड मीट, certain pesticide. Alcohol, for instance, produces harmful byproduct when metabolized, which can lead to cancer. Carcinogens can be both naturally occurring and man-made। याद रखना है आपको ये लाइन, ये दोनों ही तरीके से हो सकते हैं, नेचुरली भी हो सकते हैं, मैन मेड, एंड दे में नॉट नेसेसरली बी इमीडिएटली टॉक्सिक बट रेदर सब्टली हार्मफुल। सो दोस्तों, क्योंकि आप पैशन एजुकेशन के चैनल पे हैं तो सिर्फ वो उस टर्म को समझने से ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में लेकर के जाते हैं आपको वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। वर्ल्ड कैंसर डे इज़ एन इंटरनेशनल अवेयरनेस डे लेड बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल सेलिब्रेटेड ऑन 4th February every year। Cancer is caused by uncontrolled abnormal growth of a cell in a body that causes lump or tumor in most of the cases। अगर हम वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बात करें जो 4th February को सेलिब्रेट किया जाता है, तो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इसे 2000 एट द वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर द न्यू मिलेनियम इन पेरिस। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज हमारी PYQs की सीरीज़ यहाँ पे ही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी, जानने मिली होगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे चैनल के ऊपर लाइक बटन, इस वीडियो के ऊपर लाइक बटन ज़रूर से हिट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। Have a great day. Thank you for watching.